ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी जो हमने भी सीयूटी का बैच कंप्लीट किया है ना, सीयूटी का एग्जाम भी हो गया। तो ये हमारा अभी बैच 9 होगा, जिसमें हम लोग सीएमआई के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ लाइट कम नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीएमआई के कुछ सिलेबस का पार्ट जो मुझसे हो सकता है वो मैं डिस्कस करूंगा और पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार सीएमआई का मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। लाइक आज क्या डेट है, आज जैसे है मार्च, तो अप्रैल में 15 अप्रैल तक मैं सीएमआई वाला चीज निपटा दूंगा, सिलेबस और पीवाईक्यूज सारे पिछले 6 साल के। ये मैंने खोल रखा है वेबसाइट सीएमआई का, आप भी देख सकते हो ना, अपने आप ही ओपन कर सकते हो वहां पे। ये वेबसाइट है cmi.ac.in, वो तो डायरेक्टली गूगल करोगे सीएमआई पीवाईक्यू है ना, एमएससी डेटा साइंस, तो आ जाएगा। ये मैंने ओपन किया, तो ये बहुत सारे है ना, सीएमआई बीएससी मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में कराती है, बीएससी मैथ्स फिजिक्स में कराती है, एमएससी या पीएचडी कंप्यूटर साइंस में कराती है, एमएससी पीएचडी मैथमेटिक्स में कराती है। और तो ये कोर्सेज सीएमआई ऑफर करती है, ठीक है ना। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके इंटरेस्ट का ये कोर्स होगा, एमएससी डेटा साइंस, ठीक है ना। तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, एमएससी डेटा साइंस के लिए। तो इसका पहली बार एग्जाम यहाँ आप देख सकते हैं 2018 में हुआ था, ठीक है ना। एमएससी डेटा साइंस जो कोर्स है वो 2018 में पहली बार एग्जाम हुआ था, मतलब 2018 में पहली बार एडमिशन हुआ होगा। 2018, फिर 18 के बाद 19, 20, 21 अभी है ना। इस बार आप लोग एडमिशन जो लोग 2024 बैच होगा वो। तो अभी तक 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 बैचेस ऑलरेडी वहां एडमिशन ले चुके हैं, आप 7th बैच होंगे। तो अब सफिशिएंट डेटा है सीएमआई के बारे में, मतलब मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट है जो सीएमआई से निकले होंगे या कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम लोग रिव्यू ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, कैसा है क्या है, देन आप डिसाइड करो। बाकी हम एक अभी कुछ दिन पहले हमने सेशन रखा था सीएमआई डेटा साइंस के रिगार्डिंग, तो उसमें डिस्कस किया था क्या सिलेबस है, कितने कट ऑफ मार्क्स है, क्या फीस है। फीस अराउंड इसका 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर का है, मतलब 2 साल का कोर्स है, 10 लाख का खर्चा है, ठीक है। ये सिर्फ वहां का कोर्स है, फिर रहने का शायद बाहर रहना पड़ता है, वो उनका हॉस्टल नहीं मिलता है, तो उसका अलग लगा लो कुछ, तो आपको 12 लाख रुपए लगा लो कि 2 साल में 12 लाख का खर्चा है इस कोर्स में। लेकिन इसमें चूंकि इस कोर्स का पर्पस ही जॉब दिलवाना है, तो आपको संभव वहां पे 12-15 लाख एटलीस्ट पर एनम पे जॉब मिल जाएगा। तो मतलब जो खर्चा आप 2 साल में आपके लगेंगे वो जॉब के बाद अगले 1 साल में ही कवर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर 1 साल आप जॉब करोगे उसके बाद तो वो कवर हो जाएगा आपका वो पूरा खर्चा, तो उसमें कोई ज्यादा लॉस नहीं है ना। अगर 10-12 लाख खर्च करते हैं 2 साल में और 1 साल में हम रिकवर कर पा रहे वो खर्चा, तो ठीक है, फिर आगे बेनिफिट रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, वहां के बच्चों के थ्रू आप रिव्यू ले सकते हैं क्या सच में ऐसा है कि नहीं। हमने जिससे बात किया उसने बताया कि सबका प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनका प्रोग्राम ही ऐसा है। तो ये चीजें, बाकी जिन लोगों को क्वेरी होगा आप चैट में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ये बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, मतलब मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक्चुअली। मतलब मैं चूंकि मैथ बैकग्राउंड से रहा हूं पहले, तो मुझे याद है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है एक्चुअली, लेकिन ऑटोनोमस होते हैं ये सब। ऑटोनोमस का मतलब ये हो गया अपना खर्चा ये खुद निकालते हैं। जनरली गवर्नमेंट थोड़ी बहुत फंड करती है, बाकी इनके जो भी एक्सपेंसेस है ना ये खुद ही अपना एक्सपेंस निकालती है। प्राइवेट नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, लेकिन ऑटोनोमस होते हैं, इनका खर्चा अपना खुद ही निकालना होता है। कहाँ से लाएंगे खर्चा, तो बच्चों से ही लेंगे। तो ये चीज है इनका पर्पस, ठीक है। यस यस, स्कॉलरशिप है, उन्होंने बताया था बच्चों ने, स्कॉलरशिप है। आप एडमिशन लोगे तो उस दौरान आप बात करोगे तो स्कॉलरशिप है, उन्होंने बताया। आई थिंक क्या 80-90% तक भी कह रहे थे ऐसा कर देते हैं ट्यूशन फीस पे। तो वो आप एक बार बात करना पड़ेगा स्पेशली पर्सनली कुछ बच्चों से, किसी को अभी तक मिला है क्या। बच्चे तो बता रहे थे है सर, स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से वो फीस रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपके फैमिली का है उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं, है ना। बच्चे कई सारे हैं हमारे पास, सो है ना। अभी उसको इनवाइट किया था ना कुछ दिन पहले हमने, सौम्य जो है कुंडू का, हालांकि उसने एग्जाम देके उसका 11 रैंक भी आया है, तो एग्जाम देके हो सकता है वो आगे बॉम्बे या कानपुर, बॉम्बे में ही लेगा एडमिशन। ये है, तो उसने एग्जाम भी दिया था इस बार, जिसको इनवाइट किया था हमने कुछ दिन पहले, ये है। तो कुछ क्वेरी है किसी को और? सर एक क्वेरी होती सर। हाँ सर, आईएसआई में मतलब सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें इंटरव्यू भी रहेगा आईएसआई में?
आईएसआई में 2 पेपर है, आई थिंक उसके बाद इंटरव्यू भी है। मुझे एक बार बात करना पड़ेगा, मैं भूल गया। आई थिंक इंटरव्यू भी है शायद। बाकी को बताओ किसी और है ना? हाँ, क्योंकि पीएसए पीएसबी इस तरह का 2 पेपर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद जो आप सिलेक्ट होंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू है, यस। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, फिर मेरिट लिस्ट जो आती है वो रिकमेंडेड कैंडिडेट की होती है। अब कितने सीट्स हैं, कितने लोगों को रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग तब कुछ है ना। अब मान लो 50 लोगों को रिकमेंड किया, 40 सीटें ही हैं, तो 10 लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से आईएसआई के बहुत सारे ब्रांचेज अब खुल गए हैं। दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, आई थिंक चेन्नई में भी है, उधर इन्होंने तेजपुर में खोला है, तो बैंगलोर में भी है ना। आईएसआई कोलकाता, आईएसआई दिल्ली, आईएसआई बैंगलोर, आईएसआई तेजपुर, 4 का तो पता है मुझे है ना, आई थिंक 4 होंगे। सो अभी डिफरेंट सेंटर्स खुल रहे हैं इनके, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे डिटेल्स हैं, अगर आप सिलेबस की पहले अगर बात कर लूं मैं तो बाकी जिनके मन में जो भी क्वेश्चन, लाइव क्लास का यही फायदा है कि आप इमीडिएटली पूछ सकते हो ना। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या आपके मन में जो क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते, अभी आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हो, चैट में लिख सकते हो। तुषार पूछ रहा है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या कह रहे हैं, मुझे आज से सीएमआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने हैं, कहां से स्टार्ट करूं? हाँ, वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज पहली क्लास ही है, तो ये है ना, ये लेक्चर 0 टाइप का होगा। सो बैच 9 इसका नाम रखा है हमने। अभी तक मैं 8 बैच पढ़ा चुका हूं, मतलब 15 अप्रैल 2023 को मैंने स्टार्ट किया था मैथ स्टैट्स के नाम से। तो तब से लेके है ना डिफरेंट सेगमेंट में मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें बैच 1 मेरा सिलेबस का था, बैच 2 भी सिलेबस का था, बैच 3 में जैम पीवाईक्यू किए थे, बैच 4 में मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, बैच 5 में गेट सिलेबस डिस्कस किया था, बैच 6 में गेट का पीवाईक्यू डिस्कस किया था, बैच 7 आप लोगों का भी सीयूईटी का था, बैच 8 ऑलरेडी चल रहा है सीएसआर नेट का, बैच 9 है सीएमआई का, और बैच 10 नाम दूंगा मैं आईएसआई का, ठीक है ना। तो इसमें ये हम मतलब एक पार्ट है, सेगमेंट है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कहाँ क्या चल रहा है। तो प्रॉपर हमने ब्रेक कर दिया है सेगमेंट में, ये है। सर आईएसआई का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, अभी पेमेंट नहीं किया है। हाँ, इसमें डर लग रहा है सर, जैसे कि ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा, सब्जेक्टिव में दिक्कत। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक तो पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो कि जहां लड़े वहां जीते ही, क्या क्यों भाई, कोशिश करो ना। दिक्कत है तो उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम कब है? आई थिंक सीएमआई का एग्जाम है 12 मई को, 12 मई 2024 को। आईएसआई का एग्जाम है 19 मई 2024 को। तो आप प्रिपेयर करो। अभी क्या है, आपके पास अभी अराउंड लगभग 2 महीने हैं, है ना, 55 डेज अराउंड। सो हाँ, सीएमआई का सर 19 का 12 है, सीएमआई 19 का। अच्छा, सीएमआई 19 है, आईएसआई का 12 को है। ओके, तो मुझे उल्टा है। तो आईएसआई का 12 को है, सीएमआई को अच्छा उसका 19 को, ठीक है। तो अराउंड 1.5-2 महीने हैं हमारे पास, 50 दिन मान लो है। तो आप वही प्लान करो ना, 50 दिन बहुत है तैयारी के लिए। देखो एक चीज बता रहा हूँ, कोचिंग बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है एग्जाम को लेके, ये भी डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर बोल रहा हूँ। जैसे पहले से ये भी मान लिया कि एग्जाम डिफिकल्ट है, मुझसे तो होगा नहीं, तो मैं आगे पेमेंट करूँ कि ना करूँ, ये सब मत सोचो ना। तुम ट्राई करो, अगर नहीं भी होगा तो इस प्रोसेस में जो सीखोगे ना वो फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा, ठीक है ना। तो ये सब सोच के मत करो कि अभी करें एकदम हम टॉप रैंक के ले आए। तुम कोशिश करो अपने तरफ जितना कर सकते हो, और तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी रही, तुम्हारा एडमिशन भी होगा, है ना। अब ट्राई नहीं करोगे तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। जो इंसान ट्राई नहीं किया उसी से मैं हार गया। सो लाइक ट्राई तो करो कम से कम, ये है, ठीक है। सर सीएमआई और एसआई दोनों आईएसआई दोनों कैसे कंटिन्यू करेंगे, दोनों का एक ही करना चाहिए। एक टाइम डिवाइड करो ना, दोनों का एक पैरेलल प्रिपरेशन कर सकते हो, आप एक भी टाइम में कर सकते हो, देख लो। आपको डिसाइड करना है। तो मैं चूंकि अभी मैंने कहा सीएमआई आईएसआई दोनों का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, हम सिलेबस से रिलेटेड भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। इससे जिन बच्चों का हेल्प हो सकता है ठीक है, जो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, खुद पे ज्यादा भरोसा करो देन कोचिंग पे, ठीक है ना। खुद पे भरोसा करो, कोचिंग इज जस्ट फॉर हेल्प, कि आपको जहां गाइडेंस चाहिए, जहां कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम, मुझे ये बताओ। सबसे ज्यादा भरोसा आपको खुद पे होना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे और कर सकते हैं। अगर खुद पे भरोसा ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तुम्हारे मन में वो खुद को लेके अनसर्टेनिटी है या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम है। डर इज ऑब्वियस, बट ट्राई ना करना गलत है, ठीक है ना, ये चीज है।
जैसे तुम लोग ISI QMS का और CMI का ये दोनों सर मैं कर रहा हूँ सर, MSTAT नहीं कर रहा हूँ। किसका नहीं कर रहे हो आप? सर MSTAT का नहीं, ISI MSTAT का नहीं, ISI QMS, MS QMS है ना। हाँ 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 मैं समझ गया। एक लड़का था लास्ट ईयर, उसका नाम, उसका 100 रैंक था गेट में, सॉरी जैम में, सरिंजो है। हाँ सरिंजो वहाँ पे है। ISI आई थिंक चेन्नई में है, बैंगलोर में, चेन्नई में, देखना पड़ेगा, उसी कोर्स में जो आप बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो आपको मैं नंबर भी शेयर करूंगा, चाहिए हुआ तब बात कर सकते हो। बाकी ठीक है, उसका क्या हम लोग एक्चुअली मैं मेनली PYQ MSTAT का डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन देख लो आप उसका भी PYQ करो, उसमें कुछ डाउट हो 10 to 11 रात को हर रोज डाउट क्लास होती है डेली। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, रात को 10 से 11 10 to 11 PM ये पूरे साल रहेगा। पिछले सेशन में 6 to 7 का टाइम था डाउट क्लास का, इस सेशन में 10 to 11 का टाइम है। तो पिछले साल हमने 200-250 डाउट क्लास लगभग अरेंज किए पूरे साल में। तो अभी भी डेली मेरी 10 to 11 PM ऑल 7 डेज डाउट क्लास है। सेम लिंक है, जिस लिंक पे अभी आप क्लास कर रहे हो उसी लिंक पे डाउट क्लास होती है 10 से 11 रात को। तो आपके जो भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप 10 से 11 के बीच में ज्वाइन करके, स्पेशली 10 बजे, क्योंकि अगर डाउट खत्म हो जाता है तो मैं क्लास स्टॉप कर देता हूँ। तो 10 सवा 10 में ज्वाइन करो, जो भी क्वेरीज हो, डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हो 10 to 11 PM में, ठीक है, डेली। हाँ अभी क्या करते हैं, एक बार इसका देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो है ना, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, तो यहाँ डेटा साइंस है कोर्स। हाँ संजय, CMI का, अच्छा ISI के लिए अभी कुछ दिन हम लोग डिस्कस करेंगे ये। मे भी मुझे लगता है कि मैं 15 तक डिस्कस करूंगा इसका। 15th क्या है ये, अब मार्च चल रहा, 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल से हम ISI का, 15 अप्रैल से लेके 12 मई तक ISI का चलाएंगे, एक महीना ही तो 10 तक करते हैं, 10 तारीख तक है ना। हाँ सो PYQs करने हैं, या तुम कहो तो पहले हम ISI का डिस्कस कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में CMI करेंगे, ये भी कर सकते हैं। ये भी, या आप पैरेलली एक काम कर सकते हैं, 1 घंटे CMI 1 घंटे ISI, दो ऑप्शन है देखो, या तो पहले मैं CMI का पूरा करा दूं या उसके बाद ISI कराऊं। दूसरा ऑप्शन पहले ISI का कराऊं फिर CMI कराऊं, या डेली 1 घंटे ISI PYQ 1 घंटे CMI का, ये भी ऑप्शन है राउंड। सर ये पैरेलल वाला ज्यादा सही रहेगा, मतलब 1-1 घंटे दोनों। यस सर, सुनो दोनों चलता रहेगा है ना। ओके ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, पैरेलली चलता रहेगा कि कुछ ही डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंटली। अगर 1.5 महीने 50 दिन हमारे पास है, आज से भी तुम जोड़ दो, 26 तारीख है, और 12 मई को अगर ISI का एग्जाम है तो अराउंड हमारे पास है ना 10 दिन उधर हो गए, 4 इधर और उधर बीच में 1 दिन, सो 45 डेज कम से कम तो है ही ना। सो ये है, तो 45 डेज अगर डेली क्लास होगी, क्योंकि CUT के लिए भी हमने 45 डेज अराउंड क्लास लिया है, ये है या 40 डेज लिया है, तो 45 डेज अगर डेली क्लास चलती है, मान लो 4-5 दिन छुट्टी भी हो गई, 40 दिन भी क्लास होती है, 40 दिन में अच्छा कंटेंट कवर हो जाएगा ना। तो देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, ये नहीं तुम्हें समझना कि जो मैं करा रहा हूँ वही करना है, मैं एज अ सपोर्ट हूँ आपके लिए। इट इज नॉट लाइक कि मैं कराऊंगा तभी तुम करोगे, या जो मैं कराऊं, तुम अपनी तरीके से 100% प्रिपरेशन करो, क्योंकि वो बच्चा जो कोचिंग नहीं करता है वो भी एंट्रेंस निकालता है और निकाल सकता है, ठीक है ना। कोचिंग इज जस्ट फॉर सपोर्ट, तो ये मान के नहीं चलना कि सर जो कराएंगे वही करेंगे। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या कराना है, ठीक है ना। लाइक कहने का मतलब ये है कि तुम सिलेबस देखो, PYQ देखो, अपना लेवल देखो, तो एग्जाम का लेवल और अपना लेवल कंपेयर करो, और तुम्हें इतनी कोशिश करनी है कि तुम्हारा लेवल एग्जाम से बेटर हो जाए। अब उसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ ये तुम्हें बताना है, तो वो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई और मेहनत कर रहा है, तुम्हारा नहीं किसी और का होगा। इट इज नॉट लाइक कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ना। ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे दिमाग में कितनी सारी चीजें हैं, तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, तुम खुद पे कितना बिलीव करते हो, ये सब चीजें डिसाइड करता है कि लाइफ में कितना आगे जाओगे, एग्जाम में कितना आगे जाओगे, ठीक है। और फेलियर पार्ट ऑफ जर्नी है। जैसे अभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे जिंदगी के मतलब बेस्ट डेज अभी चल रहे हैं, जो पिछले जो 14-15 साल का स्ट्रगल था, अभी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा टाइम, है ना। ये है लाइफ में, तो इसकी वजह ये है कि मैंने बहुत फेलियर पहले देखे हैं। मतलब लाइक कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, PhD में बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं, ये चीजें हैं। 2-2.5 साल में मैंने PhD कंप्लीट कर ली, और मेरे पास अभी जॉब का भी ऑफर है, वो भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करूंगा।
तो ये चीज है। तो अभी ये सब इसलिए संभव हो पाया है, मतलब कोचिंग पढ़ाते हुए 2-2.5 साल मैंने पीएचडी कर लिया है, तो ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि पिछले 10-15 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो यही चीज, जो तुम अभी फेलियर देखोगे और जो फेलियर फेस करोगे वो आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। तो एक्सपीरियंसेस जरूरी है ना। तो सुनो ना, एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, ये चीजें हैं। और जो एक्सपीरियंस है वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करती है। इसलिए कोई एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा ये बिना सोचे आपको कोशिश करनी है। कोशिश करो, उस जर्नी में जो सीखोगे वो इस टाइम एग्जाम नहीं भी निकले, नेक्स्ट टाइम या अगले पड़ाव पे जब आप किसी अगले लेवल पे होगे तो वहां ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। फेलियर, प्रॉब्लम्स ये हर जगह लाइफ में रहेगा ही, बस आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए फेस करने का। ये चीजें हैं, हर बार जरूरी ना आप जीतोगे ही, लेकिन कोशिश करते रहोगे तो आगे जाते रहोगे। ये जी, तो जैसे आप आईएसआई एमस्टैट के पीवाईक्यूज डिस्कस करोगे। यस सर, एमएसक्यूएमएस आईएसआई एमएसक्यूएमएस के जो क्वेश्चंस है ना वो बेसिकली जेईई एडवांस लेवल तक के हैं, मतलब जेईई मेंस एंड एंट्रेंस। तो सर वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, टाइम बचा तो वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके पेपर्स मुझे देखना पड़ेगा। सो वो भी देखो, मेरा भी टीचिंग का समहाउ पर्पस मुझे सीखना ही है। मैं ये पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च क्यों करता हूँ कि उसके थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो चीजें मुझे लाइफ में हेल्प कर रही है। पीएचडी में हेल्प कर रहा है, जॉब इंटरव्यू में हेल्प कर रहा है, तो मुझे डिफरेंट लेवल पे हेल्प कर रहा है, तो मैं इसलिए अलग ही पढ़ा भी रहा हूँ, समझो ये है। तो आपको कोशिश करना है, अब जो एग्जाम आईएसआई जो है उसका भी, जो भी आप चाहे एमस्टैट्स कर रहे हैं दूसरे वाले कर रहे हो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके जो डाउट्स हो 10 to 11 PM डाउट क्लास उसमें कर सकते हो, या इसी में एमस्टैट्स का अगर हम करा देते हैं तो कुछ दिन स्पेशली हम उसके लिए रख सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे पेपर के लिए, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस दोनों का। अभी आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास टाइप का समझ लो, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस हम ये देखेंगे जो तीनों पेपर है उसके क्या क्या सिलेबस है, पीवाईक्यू क्या लेवल है, क्या एक्स्ट्रा है ना। जनरली ये एग्जाम्स भी क्या 11-12 के ही सिलेबस है, देखो ना, वही तो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज लाइक अभी जस्ट डिस्कशन है कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे तैयारी करे, या क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या करना है ना, किस एग्जाम के मैं हेल्प कर सकता हूँ, ये सब चीजें हैं। तो ये सीएमआई का सिलेबस जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, बस एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, ये 11-12 का है। एपीजीपी 11-12 में था ना ये, मतलब जेडबलई मेंस एडवांस का अगर पीवाईक्यू तुम सॉल्व कर लेते हो ना, तब भी तुम्हें इसमें काफी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब जैसे एपीजीपी है तो इसके क्वेश्चन एक बार तुम्हें, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो स्टार्ट आप किसी 12th लेवल की बुक से कर सकते हो, मतलब 11-12 का एनसीईआरटी उठा लो, कुछ नहीं मिल रहा है तो एनसीईआरटी की बुक उठा लो, वहां ये चैप्टर ओपन करो एपीजीपी, एक बार जस्ट थ्योरी पढ़ के एग्जांपल एक्सरसाइज कर लो, उससे आपका बेसिक ठीक हो जाएगा, 0 लेवल की चीजें। फिर उसके बाद इस टॉपिक को कवर करना है तो जो बुक आपको टोमेटो वाली वो भी देख सकते हो, नहीं तो आप आईआईटी जेडबलई मेंस एडवांस का पीवाईक्यू उठा लो, गूगल पे बहुत सारे, या मैं भेज दूंगा बुक आपको, पीवाईक्यू जेडबलई मेंस एडवांस का जो पीवाईक्यू है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट है आप मुझसे पूछो, ये चीजें। तो मेंस एडवांस के पेपर सॉल्व करो जो भी सिलेबस है, और अगर मेंस एडवांस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए तो ये सब एग्जाम पेपर बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो एपीजीपी हो गया, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन्स, मतलब एपीजीपी, एचबी, एएम, जीएम, एचएम, ये है। और क्या है, मैट्रिसेस, फिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसके रिलेटेड, मैट्रिसेस में बेसिक है ना, ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो ये तो 11 सॉल्विंग डिटर्मिनेंट, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, प्राइम नंबर एंड डिविजिबिलिटी, ये नंबर थ्योरी का पार्ट आ जाता है। तो प्राइम नंबर एंड डिविजिबिलिटी हो गया, जीसीडी, एलसीएम, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, लॉगरिथम्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन बेसिक होता है, डोमेन, रेंज, 1-1 इंडेक्ट है ना, जो ये इंजेक्टिव फंक्शन का 1-1 नाम है दूसरा, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, एलिमेंट्री कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा। तो ये क्लास 11-12 का ऑलमोस्ट सिलेबस है। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, आपके पास प्रॉपर बुक है, ठीक है, नहीं तो मेंस एडवांस का पीवाईक्यू उठाओ और इन चैप्टर्स के सिलेक्टिवली सॉल्व कर लो पूरा, है ना। मेरे पास एक बुक है, पीडीएफ में भेज दूंगा, या जो बच्चा होगा अभी बता देगा। तो उसमें सिंपली क्या है कि मेंस एडवांस के जो उस टॉपिक के पीवाईक्यूज हैं वो आप जस्ट लगा लो, ढंग से सॉल्व कर लो, उससे आपके बेसिक्स है ना, ये 11-12 लेवल की चीज है ये, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आपका
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या है, सेट्स, रिलेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक्स, पिजन होल प्रिंसिपल, है ना, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, बुलियन लॉजिक्स एंड ट्रूथ टेबल्स, है ना। सो ये भी हालांकि 11 12 की चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये सब 11 12 में ही था, रिलेशन और ये सेट्स, कॉम्बिनेटोरिक्स मतलब कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ये सब भी। अब बेसिक ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, तो ये आपका स्ट्रांग होगा क्योंकि आप लोग जैम एमएस बैकग्राउंड के लोग हैं, तो ये आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं कि एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसमें वही आ गया बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड, है ना। जैसे वो अगर सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। तो ये इसमें बेसिक आ गया जो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी में है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से 12th के एनसीईआरटी में ये सब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, फिर आता है रैंडम वेरिएबल डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ, है ना, फिर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन मतलब गॉसियन का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो गया, और इन्होंने एक्सेट्रा लिख दिया, तो एक्सेट्रा लिख दिया मतलब जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो आपको कवर करने होंगे। तो एग्जांपल के लिए बोल दिया जैसे नॉर्मल हो गया, ईटीसी, एक्सपेक्टेशन, मीन, वेरिएंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, समरी स्टैटिस्टिक्स, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कवर करना होगा आपको। सो ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके बेसिक जो आपने एग्जाम में पढ़े हैं उसी का है, या सीयूटी जिन लोगों ने पढ़ा उसमें है ऑलरेडी। अब आता है प्रोग्रामिंग, एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट एल्गोरिथम, रिटर्न, इसमें थोड़ा मैं हेल्प कर सकता हूं क्योंकि आईआईटी बॉम्बे जो लोग जाएंगे वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स आता है, कॉम्बिनेटोरिक नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक आता है, उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, कोर्स ही है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो उसमें मैंने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सब चीजें, तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें मुझे आती है, मतलब ऑलरेडी वहां पे आती थी, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा मुझे। सो ये चीजें मतलब जो लोगों का कंप्यूटर साइंस कभी रहा होगा 11 12 में, जिन लोगों के पास रहा होगा, या बीएससी में रहा होगा कंप्यूटर साइंस, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एल्गोरिथम्स का। जैसे मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, उसका स्टेप्स होते हैं, वही एल्गोरिथम्स हैं, या प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिथम होता है। सो जस्ट उस एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा इस पे, है ना। सो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है नहीं, और इसमें ग्रेजुएशन लेवल कुछ बहुत ज्यादा लेना देना है ही नहीं, तो मतलब 11 12 का सिलेबस ठीक से करना है, मेनली वही है, और थोड़े से प्रोग्रामिंग यहाँ पे है, बाकी 11 12 का है इसमें, है ना। जी सर प्रोग्रामिंग का जो इन्होंने मतलब सिलेबस दे रखा है सर, ये मतलब हर लैंग्वेज का अलग कोड होता है। हाँ, तो सर मतलब उसको कैसे करना है आपको? देखो यहाँ लिखा है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड का मतलब होता है कि जस्ट आपको एक प्रोग्रामिंग किसी मतलब इट इज नॉट स्ट्रिक्ट। प्रोग्राम में क्या होता है कि कॉमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे कॉलन हो गया या जहाँ पे सेमी कॉलन है तो एक इधर उधर कर दोगे तो एरर आ जाता है। तो यहाँ वो सारी चीजें नहीं आई, ये स्यूडो कोड है। स्यूडो कोड का मतलब ये होता है कि जस्ट रफली एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आपके जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो स्यूडो कोड को आप समझ पाओगे, ये चीज है। C++ लैंग्वेज अगर आती है तो फिर मतलब काफी है। यस, कोई भी एक लैंग्वेज आपको आती है दैट इज एनफ। अगर थोड़ी बहुत आपको आइडिया है तो आप उस क्वेश्चन को समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिंटेक्स आपको पता, सिंटेक्स जानने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे सी में अलग सिंटेक्स है किस वेरिएबल को लिखने का, C++ में अलग है, पाइथन में अलग है, R में अलग है, जावा में अलग है। तो आपको ये सारे लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं। इन सारे लैंग्वेज के पीछे जो चीज चल रही है वो है एल्गोरिथम। सबके सिंटेक्स अलग है, मतलब लिखने के तरीका अलग है। फॉर एग्जांपल उर्दू में लिखना, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, एक ही बात को तुम डिफरेंट लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। लेकिन जो उसके पीछे की मतलब जो मीनिंग है वो सेम रहेगी। जस्ट तुम्हें दिख रहा है कोई उर्दू में लिखा है, कोई इंग्लिश में लिखा है, कोई हिंदी में लिखा है, लेकिन अगर जिसको तीनों पता है वो तीनों पढ़ के बता देगा, ठीक है, लेकिन उसकी मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ मतलब मीनिंग से है कि आप जो लिख रहे हो वो आपको ये नहीं पहचाना किस लैंग्वेज का है। स्यूडो कोड इज जस्ट लाइक ए एल्गोरिथम्स, स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको बस उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। लूप है तो लूप कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शन है तो यहाँ फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने हिंट दे रखी है, तो ये जो सिलेबस CMI का है इसका इन्होंने यहाँ पे आपको कुछ बुक रिकमेंड कर रखे हैं
कि आप इस बुक से भी आप सिलेबस ये कवर कर सकते हो, है ना। जैसे प्रोग्रामिंग के लिए आप ये देख सकते हो हाउ टू सॉल्व इट। हम लोग आईआईटी बॉम्बे में जब हम थे, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बता रहा था, ये थ्योरी कोर्स है और साथ में प्रोग्रामिंग भी है, 2 कोर्स पैरेलल चलते हैं। मतलब थ्योरी एक टीचर पढ़ाता है और दूसरा टीचर उसी का प्रोग्रामिंग करवाता है ना। जो बहुत सारी चीजें थ्योरी है ना, और थ्योरी है उसका बाद में उसी चीज को आपको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्लास में वो एल्गोरिथम बताते हैं, और जब प्रोग्रामिंग क्लास होती है, लैब जो होता है, तो लैब में प्रॉपर कोड लिखना होता है उसका, और उसको इंप्लीमेंट करके देखना होता है। सो ये बुक चूंकि हमें यही एमएससी में पढ़ाया गया था बॉम्बे में, जब मैं था तो आईआईटी बॉम्बे में यही बुक फॉलो किया था। तो जो लोग अभी जैम क्वालिफाई करेंगे, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और ये पढ़ सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि ये वहां हम लोग जब एमएससी कर रहे थे तो यही बुक उन्होंने फॉलो किया था लैब में प्रोग्रामिंग के लिए, हाउ टू सॉल्व इट बाय कंप्यूटर्स। तो इनिशियली आपको एल्गोरिथम ही पढ़ाते हैं वो। तो इस बुक को गूगल करो, पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ के देखो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि ये आईआईटी बॉम्बे में जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोर्स आएगा, जो लोग बॉम्बे जाएंगे, कानपुर में भी होगा, क्योंकि मैं कानपुर में पढ़ा नहीं, मैं बॉम्बे में पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे बॉम्बे का आइडिया है। तो वहां ये लैब में ये बुक वो फॉलो कर रहे थे, है ना। आई थिंक श्रीकांत श्रीनिवासन सर थे, उन्होंने पढ़ाया था। तो ठीक है, सो उन्होंने ये बुक फॉलो किया था प्रोग्रामिंग के लिए। फिर यहाँ पे है, अब ये कुछ प्रोबेबिलिटी के लिए ये बुक रिकमेंड कर रहा है, सेल्डन रॉस की देख सकते हो, फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत ठीक बुक है, बेसिक से स्टार्ट करके एक ठीक ठाक लेवल तक है। और ये हैंक टिप्स में के अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी, दिस यू कैन डाउनलोड, सबका पीडीएफ ऑनलाइन है, यू कैन सी। डिस्क्रीट के लिए नॉर्मन बिग्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस बुक किया है, और सीएलयू एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये पूरा बुक्स हैं जो आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। अल्लाह ये सब बेसिक है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं चूंकि एंट्रेंस है तो थ्योरीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है, प्रूफ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन सॉल्विंग में इंप्लीमेंट करने में फोकस करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक एक टॉपिक उठाओ, जेईई मेंस एडवांस के पीवाईक्यू उठाओ, है ना। तुम गूगल कर लो चाहो तो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक, आपको बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे। और कोई डाउनलोड करो पीवाईक्यू वाली, जो पीवाईक्यू पिछले 40 साल 50 साल के बुक्स ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है। आप उससे क्या करो, इस टॉपिक के क्वेश्चन जो टॉपिक, एक एक टॉपिक टिक करते जाओ, सिलेबस प्रिंट करो अपने टेबल पे, एक एक टॉपिक के पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू देखोगे एक बुक में 40 साल के अगर पीवाईक्यू उठाओगे तो कम से कम 200-300 क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक के, कम से कम। तो अगर 200-300 क्वेश्चन आप एक टॉपिक के सॉल्व कर लेते तो उस टॉपिक में आप बहुत अच्छे हो जाओगे। उस 200-300 में 20-30 आपके डाउट भी होंगे, डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है उस पे। किसी को 200 में 150 में डाउट हो सकता है, तो आपके क्या लेवल अभी है उस पर डिपेंड करता है। तो उस बुक में सॉल्यूशन भी है ना। अभी चूंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ 2025 वालों को, तो वहां पे मैं जेईई वाला चीज ही फॉलो कर रहा हूँ। उसका पीवाईक्यू उनके पास भी बुक्स है ऑलरेडी, तो वही करा रहा हूँ पीवाईक्यूज जेईई वाला। सो ये है, सो दिस यू कैन डाउनलोड, कवर करो, डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करो, मुझे भी सीखने को मिलेगा, है ना। तो आप 10 to 11 डाउट क्लास डेली हो रही है, आप ज्वाइन करो, डिस्कस करो, इसमें भी डिस्कस कर सकते हो, इस बैच में भी। ये तो ये तो रहा तुम्हारा सिलेबस सीएमआई का। एक पीवाईक्यू देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा क्या पूछे जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे फिर मैं आईएसआई का ओपन करूंगा अभी, एक बार आईएसआई का भी सिलेबस देखेंगे क्या है, तो और कितना क्या कवर करना है। इसको क्या हो गया, इसका इंटरनेट गया क्या? अरे यार, चलो इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, जब तक मन करता हूं